जन स्वराज पार्टी के सूत्रधार प्रशांत कुमार ने एक प्रेस वार्ता की। पुलिस वालों को प्रेस वार्ता में प्रशांत कुमार ने बताया कि घोर भ्रष्टाचार की संलिप्तता का जाल नीचे से ऊपर तक भरा पड़ा है। ऊपर से फंड जब चलता है तो नीचे आते आते 40% बढ़ जाता है। उन्होंने यह भी बताया कि सभी पार्टियां, चाहे वह भारतीय जनता पार्टी हो, वह जनता दल यूनाइटेड की हो, चाहे वह राष्ट्रीय जनता दल हो, दलित, महादलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा, मुसलमान, हिंदू, मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारा की होती रही है, किसी ने उनके विकास के बारे में कुछ नहीं सोचा है। भारतीय जनता पार्टी का कमाल उपरोक्त लोगों के हृदय पर खिलता है। उपरोक्त लोगों को अपने तीर का कमान बनाकर रखी है। जनता दल यूनाइटेड लालू के लालटेन का तेल यही लोग हैं। मैं लगातार 2 साल में जब पैदल चल रहा हूँ, सभी का सर्वे कर रहा हूँ। जिनको भी मेरा कार्य पसंद हो, मेरा विचार पसंद हो, मेरे प्यार के साथ आना चाहते हैं, उनका स्वागत है। मैं किसी को टिकट देने का वादा नहीं किया हूँ। जिसको हमारी कमेटी समझ से विचार करेगी और सर्वे का रिजल्ट आएगा, उसे ही टिकट दी जाएगी। बिहार के सभी सीटों पर हम चुनाव लड़ने के बारे में सोच रहे हैं। अल्पसंख्यक हो, जिनको सभी पार्टियां उपयोग किया है, हम 60 से 70% तक टिकट देने का प्रयास करेंगे। प्रथम मुद्दा मेरा विकास, दूसरा मुद्दा गरीबों का उत्थान। मैं आज भी पैदल चल रहा हूं और 10 साल बाद भी पैदल चलता रहूंगा। मेरा 10 साल पूर्व का कैलेंडर बनेगा, जब भी लोग चाहें उसे पढ़कर देख सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार दर्शन। और रामविलास पासवान जी की पार्टी भी उस गठबंधन में नहीं थी। फिर भी जिस एनडीए को 2010 में 206 सीट आया था, इस बार 125 सीट आने में दम निकल गया। क्यों? एनडीए का समीकरण का सब आदमी जात वाला छोड़कर बिहार चला गया, झारखंड नहीं। इसलिए उसको 206 सीट आया था कि बिहार के सभी वर्ग में ये फीलिंग है, ये समझ है कि पहले टर्म में नीतीश कुमार के बिहार में सुधार होता दिखा था। तो काम का प्रभाव भी था और जातियों का समीकरण भी था, तो 206 सीट जीते। लेकिन जब काम का प्रभाव कोविड में लोगों को नहीं दिखा, तो सारा जाति समीकरण धरा का धरा रह गया। 125 सीट आने में मुश्किल हो गई। आपको लोकसभा समझाए, विधानसभा समझाए, अब आ जाइए पंचायत पर। और करीब करीब 82% सीटिंग मुखिया चुनाव हारे हैं। 90% विधान वार्ड सदस्य और 82% मुखिया लोग चुनाव हारे हैं पिछले चुनाव में। क्यों हारे हैं? क्योंकि नल जल योजना में जो घोटाला हुआ, लोगों को लगा कि इसमें बहुत लूटपाट हुआ है, तो सारे वार्ड सदस्य जो जीते हुए थे, उसमें 100 में 90 वार्ड सदस्य अपने गांव देहात में भी देख लीजिए, सब हार गया चुनाव। मुखिया जी लोग भी ज्यादातर उसी में पिस गए। तो जो मुखिया चुनाव जीता हुआ था पहले से, क्या उसके जाति के लोग उसका गाँव पंचायत छोड़कर चला गया? क्या उसका बाहुबल कम हो गया? मैं आपको फिर से दोहरा रहा हूं कि जाति एक बड़ा फैक्टर है, लेकिन जाति एक मात्र फैक्टर नहीं है। जाति, अगर आप राजनीति करते हैं तो जैसे समाज के विभिन्न विषयों को आपकी जानकारी होनी चाहिए, वैसे जातियों की भी समझ। 7 साल से परमानेंट जाम लगा हुआ, क्योंकि वहां कितना बालू खनन का ट्रक जा रहा है, हर ट्रक से पैसा वसूलता है और फिक्स है कि इतना पैसा वसूलने में समय लग रहा है कि हजारों ट्रक 7 साल से वहां के सांसद, विधायक, डीएम, एसपी वो रास्ता पर चलना छोड़ दिए। लोग परेशान हो गए। 10 पंचायतों में बालू और धूल से लोगों का अस्थमा हो रहा है, टीबी हो रहा है, लेकिन बालू माफिया को कोई रोकने वाला नहीं है। यही हाल यहाँ अनाज माफिया का है। ये जो बात आप लोग रिपोर्ट करते हैं कि 5 किलो के बजाय 4 किलो अनाज मिल रहा है, आप ये नहीं समझ रहे हैं कि 1 किलो अनाज जा कहाँ रहा है। ये जो 35 रुपया जो लोग पैसा ले रहे हैं, 30-32 रुपया प्रति क्विंटल, अनाज तो ले नहीं रहा है। तो अनाज को निकाल कर उसको पैसे में कन्वर्ट करना और फिर सभी लोगों को बांटना, और फिर वापस उसी अनाज को उसी चैनल में डालकर लाभार्थियों तक पहुंचाना, इसके लिए हर जिले में बड़े बड़े अनाज के माफिया हो गए, जो करोड़ों में डील कर रहे हैं। हर महीने करोड़ों में, सैकड़ों करोड़ में डील कर रहा है, जिसका काम है अनाज से पैसा और पैसे से अनाज को कन्वर्ट करना। तो ये नीतीश कुमार को
नीतीश कुमार की सरकार के एम्प्लॉयमेंट का नया योजना है। एक अंतिम बात कहेंगे फिर आपका सवाल लेंगे। अभी जो ये जमीन का इन्होंने नया सबूत का सबब बनने वाला है, मैं रिकॉर्ड पर आपको बता रहा हूँ, क्योंकि सरकार की ना नियत है, ना उनके पास संसाधन है, ना राजस्व विभाग की कोई तैयारी है। इन्होंने बोतल से जिन का पिटारा खोल दिया, सबको बता दिया आइए आपके जमीन का सर्वे होगा। अब पूरे मैं आप लिख के रखिए 6 महीने के अंदर गांव-गांव में, हर पंचायत में, गांव में, हर परिवार में झगड़ा लगाने का ये पूरा नीतीश कुमार ने उपाय कर दिया। अब आपको अपनी वंशावली बनानी है, अपने बहनों से, अपने बेटियों से, अपने परिवार में उन लोगों से नो ऑब्जेक्शन ला कर देना है जो कि शायद अब आपके साथ उसका संबंध मधुर नहीं है। किसी का जमीन किसी के नाम पर चला जाएगा, किसी का जिसका जो जोत है उसके पास मालिकाना हक उससे छीन लिया जाएगा, जिसके पास मालिकाना हक है उसको डिस्प्यूट में डाल देगा, तो फिर आप जमीन बेच ही नहीं पाइएगा। ये इतनी बड़ी समस्या है कि ये क्यों किया है नीतीश कुमार। अभी कुछ दिन पहले बिहार में लैंड का डिजिटाइजेशन हुआ, एक आउटसोर्स एजेंसी के लोगों को दे दिया गया कि लैंड के रिकॉर्ड को डिजिटाइज कीजिए, और लोगों को बता दिया गया जितना एंट्री करोगे उतना पैसा मिलेगा। तो हड़बड़ी में रजिस्टर 2 का जो डिजिटाइजेशन हुआ, तो आपका जमीन दूसरे के नाम पर, भाई का जमीन भतीजा के नाम पर चढ़ गया, उससे पूरा नीचे कोहराम मचा। तो अब सरकार ने फिर आनंद फानंद में निर्णय लिया कि अब जमीन का सर्वे किया जाएगा, लेकिन सर्वे करने की कोई व्यवस्था, कोई सिस्टम बना नहीं है। अब लोग दिल्ली, बॉम्बे, बंगलोर से छोड़ कर आ रहे हैं, आप लोग सुन रहे होंगे, गांव में लोग बैठे हुए हैं। अधिकारी अब पूरा आपसे पैसा का दोहन करेगा, और इस पूरी कुव्यवस्था में अगर कोई परेशान होगा तो बिहार की जनता होगी। तो आप ये लिख कर रखिए 6 महीना के अंदर, मार्च अप्रैल आते आते बिहार के समाज में सबसे बड़ी चर्चा और परेशानी का ये सबब बनने वाला है। जितने परिवार हैं सबसे पैसे का दोहन किया जाएगा, आपकी जमीन के मालिकाना हक को क्वेश्चन किया जाएगा। तो मेरा ये आपके माध्यम से सरकार को अपील भी है कि भाई अगर सर्वे करा रहे हो कराओ, लेकिन व्यवस्था फुल प्रूफ करके कीजिए, वरना लोगों की, गरीब लोगों की, सामान्य परिवार के लोगों की जो पुश्तों की जमीन है उसका सबका मालिकाना हक डिस्प्यूटेड हो जाएगा, और जो समस्या है जमीन की और जमीन से जुड़े विवादों की, उसमें एक्सपोनेंशियल उसमें वृद्धि होगी। अभी 1/3 जमीन में डिस्प्यूट है जो नीतीश कुमार अभी कर रहे हैं, इससे 2/3 जमीन बिहार में डिस्प्यूटेड हो जाएगी। ये बात मैं आपके जरिए बताना चाहता था। अब आपके जो सवाल है वो आप सवाल कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जिनके पास एक लालटेन है, अब लालटेन जलता कैसे है? लालटेन तब जलेगा जब उसमें किरासन तेल रहेगा। तो किरासन तेल कौन है? यहाँ का मुसलमान है। बिहार का जो मुसलमान है वो राजद के लिए किरासन तेल है। जल वो रहा है, जल उसके बच्चों का भविष्य रहा है, और रोशनी कहाँ हो रही है? राजद के नेताओं के घर पे। और ये जल मुसलमान क्यों रहे हैं? उसको भाजपा का डर दिखाता है, कहता है भैया काम हो ना हो, हमको वोट नहीं दोगे तो भाजपा चली आ जाएगी। तो ये जो भाजपा, और सिर्फ ये राजद की बात नहीं है, जैसे भाजपा का डर दिखाकर वोट ले रहे हैं, उसी तरह नीतीश कुमार और भाजपा वाले लालू का डर दिखाकर वोट लेते हैं। तो बिहार के ये दोनों दलों को मुफ्तखोरी की आदत लग गई है। काम न करें, लोग जनता जितना भी परेशान रहे, चुनाव के समय आकर कहें कि भैया काम तो नहीं किए हैं लेकिन हमको वोट नहीं करोगे तो लालू जी का राज वापस आ जाएगा। तो फिर आदमी गाली दे के भी कहता है चलो भाई इसी को तो, नहीं तो लालू का जंगल राज आ जाएगा। यही हाल मुसलमानों का है, डर के मारे फिर लालू जी को ही देता है। भाई राजद वालों को तो हमने चुनौती दी है कि तुम कहते हो तुम मुसलमानों के मसीहा हो, तो मुसलमानों की आबादी 18% आबादी के हिसाब से उनको टिकट दे के दिखाओ। जब चुनाव ने तो घोषणा की है कि जिस समाज की जितनी आबादी है उस समाज के काबिल आदमी से उतने काबिल लोगों को निकाल कर टिकट दिया जाएगा। तो अगर राजद तो वोट लेकर, मतलब जो मुसलमानों की, जिन मुसलमानों के वोट से राजद का लालटेन जल रहा है, उनको भागीदारी दे दें ये लोग। हमको बी टीम सी टीम कहने से क्या होता है? कल भाजपा वाला कह रहा है कि हम नीतीश के और राजद के बी टीम है। मेरे भाई हम जनता, बिहार की जनता के बी टीम है, जनता का बी टीम है। और जो काम हम 10 बरस करते थे, आपको लग रहा है कि हम काम कोई दूसरा शुरू कर दिए, ये आपका भ्रम है। हम काम वही कर रहे हैं जो 10 बरस से करते रहे, जिसमें देश भर में झंडा गाड़े हैं। पहले हम क्या करते थे?
नेताओं को, दलों को ये बताते थे कि अपना संगठन कैसे बनाओ, कैसे चुनाव लड़ो, किस विषय पर मैनिफेस्टो निकालो, कैसे भाषण दो, कौन से आदमी को टिकट दो, तो लोग जीत जाता था। हम भी अब काम तो वही कर रहे हैं। अब फर्क इतना है कि दल और नेता को छोड़कर बिहार की जनता को बता रहे हैं गांव गांव जाकर कि भैया तुम अपना संगठन कैसे बनाओगे, तुम किन विषय पर चुनाव लड़ोगे, किस आदमी को अपने बीच से निकाल कर टिकट दोगे, लड़ाओगे चुनाव तो जीतेगा। प्रशांत किशोर जन सुराज के रणनीतिकार हैं, बिहार के जनता के रणनीतिकार हैं। तो जब हम जदयू जैसे मरे हुए दल के रणनीतिकार हुए तो जीत गए, ममता जी के रणनीतिकार हुए तो जीत गए, मोदी जी के रणनीतिकार हुए तो जीत गए। तो इस बार बिहार की जनता के रणनीतिकार के तौर पर हैं। 2 तारीख को बिहार की जनता मिलकर दल बना रही है और उस दल को जिताने का जिम्मा प्रशांत किशोर का है। और आपको उसका बानगी दिखेगा ना यहाँ कैमूर में। अगर 2 तारीख कहीं लोगों ने प्रस्ताव पारित कर दिया कि कैमूर में राज लड़ेगा, तो आप मान कर चलिए कि वो चुनाव लड़ाने का रणनीतिकार प्रशांत किशोर होंगे। कैमूर में बैठ के बिहार के बच्चों के लिए वोट इस बार पड़ेगा, रामगढ़ में नेताओं के बच्चों के लिए वोट नहीं पड़ेगा। तेजस्वी यादव 2 बार डिप्टी सीएम रहे, तेजस्वी यादव 2 बार डिप्टी सीएम रहे और आपने कहा कि वो समाजवाद की परिभाषा नहीं दे सकते हैं, किस तरह? अरे भैया ऐसा है, हमने ये नहीं कहा कि समाजवाद का परिभाषा नहीं दे सकते। हमने तो उसके आगे कहा कि तेजस्वी यादव खड़े होकर उन्होंने विधानसभा में कहा कि हम और हमारे पुरखे ये समाजवाद की भूमि है, ये हम लोग नहीं यहाँ रूल करेंगे तो कौन रूल करेगा। तो हमने ये कहा कि भैया ये कोई राजतंत्र तो है नहीं, और समाजवाद का दावा आप कर रहे हैं। समाजवाद के पुरोधा आपके पिताजी नहीं हैं, समाजवाद को बनाने वाले, समझने वाले दूसरे लोग हैं। और अगर आप समाजवाद को समझने का दावा करते हैं, तो आपको तो समझ इसकी है नहीं, हमको मालूम है। लेकिन 10 दिन, 15 दिन, 1 महीना अपने टीचर वोचर से, एडवाइजर से के साथ बैठकर पहले समाजवाद को पढ़ लीजिए, तैयारी कर लीजिए, और तैयारी करने के बाद अगर दम है तो बिना कागज देखे हुए कैमरे पर बैठ के समाजवाद को परिभाषित कर लो, मैं मान लूंगा कि समाजवाद पर तुम्हारा अधिकार है। ये जो लोग समाजवाद का परिभाषा नहीं जानते हैं, वो अपने आप को समाजवाद का पुरोधा बताते। हमारा नाम है प्रशांत किशोर, सर्टिफिकेट में तो यही नाम लिखा हुआ है। अब उनके कहने से नाम तो बदलेंगे नहीं। और हमारे पिताजी का नाम है डॉक्टर श्रीकांत पांडे, वो भी नहीं बदलेगा। तो जैसे उनके बाबूजी का नाम है लालू प्रसाद यादव, वैसे हमारे पिताजी का नाम है डॉक्टर श्रीकांत पांडे। ना हम उनको जाति सूचक शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं, ना उनको करना चाहिए। लेकिन बिहार में जिन लोगों को जाति से आगे कुछ समझ में ही नहीं आया, वो इसके अलावा वो क्या बोलेगा। अब तेजस्वी यादव हमसे बिहार में विकास पर तो चर्चा करेंगे नहीं, बिहार में सीडी रेशियो क्या है, पूंजी का पलायन क्या है, तो उनको समझ है नहीं। तेजस्वी यादव बिहार में एजुकेशन व्यवस्था कैसे सुधरेगा ये तो बता नहीं सकते हैं। ये जरूर बता सकते हैं कि भैया जाति का इस्तेमाल कैसे किया जाता है, अपहरण रंगदारी कैसे होता है। तेजस्वी यादव खड़ा होके जब डिप्टी सीएम ने तो कहा उस आदमी ने कि बिहार में जीडीपी तो देश में सबसे ज्यादा जीडीपी बिहार का है। अब देखिए, जिस आदमी को जीडीपी और जीडीपी के, उस आदमी को समझ में आया कि जीडीपी ज्यादा है। भैया जीडीपी के हिसाब से तो हम लोग 28वें नंबर पर है, देश के सबसे गरीब और पिछड़े राज्य हैं। और उस राज्य का उप मुख्यमंत्री खड़ा होकर कह रहा है कि हम लोग तो जीडीपी के मामले में देश में सबसे आगे हैं। तो उस आदमी से आप क्या बात कीजिएगा। सर, बिहार में कितनी सीट आ सकते हैं आपके पार्टी में? मेरे भाई ऐसा है, बिहार में जनसुराज 243 सीट पर चुनाव लड़ेगा, 242 नहीं 243। और उस दल के रणनीतिकार, चुनाव प्रबंधक प्रशांत किशोर हैं। और अभी तक प्रशांत किशोर ने 10 वर्ष में जिस किसी को भी चुनाव लड़ाया है, वो चुनाव हारा नहीं है। तो जनसुराज भी चुनाव हारेगा नहीं, ये बात आप लिख के रख लीजिए। आप भी इसी तरह से आइए, पश्चिम आपकी तुलना आपसे की जा रही है, समाज की इसी तरह से आप जनता का राज करके, राज करके बात में उसकी स्थिति नहीं आगे। आइए, ऐसा है, आप पत्रकार हैं, इतना तो कम से कम पढ़ लिख कर आइए। आम आदमी पार्टी और जनसुराज में एक भी समानता अगर हो तो आप बताइए। आप कह रहे हैं कि इसी तरह से आई थी। आम आदमी पार्टी अन्ना के आंदोलन से निकली हुई पार्टी। जनसुराज
में हम लोग रोज कह रहे हैं कि प्रशांत किशोर का जन स्वराज का आंदोलन में कोई यकीन ही नहीं है। हमने 2 वर्ष में कोई धरना प्रदर्शन, टायर फूको, बिहार बंद करो, चक्का जाम करो कभी किया? हमने ये कहा कि हम सुधार देंगे कि कौन सुधार देगा? हमने बताया कि एक कोई लॉ लाओ, जन लोकपाल बनाओ, इससे भ्रष्टाचार खत्म होगा। हम तो ये भी नहीं कह रहे कि आप वोट जन स्वराज को दीजिए। हम ये जन स्वराज आंदोलन नहीं, हमारा आंदोलनों में कोई यकीन नहीं है। जन स्वराज गांधी जी की सोच से प्रभावित आजादी से पहले जो कांग्रेस थी, उस कांग्रेस को फिर से पुनर्जीवित करने का अभियान है, जिसमें समाज का हर वो व्यक्ति जो बिहार में सुधार करना चाहता है वो इस व्यवस्था से जुड़कर अपनी योग्यता क्षमता के अनुसार कुछ न कुछ योगदान कर सके। जैसे आजादी से पहले जो लोग आजादी की लड़ाई में योगदान करना चाहते थे वो तब की कांग्रेस में ज्वाइन करते थे और अपनी क्षमता के अनुसार उस कांग्रेस में जो काम मिलता था वो करते थे। तो जन स्वराज वो व्यवस्था है, वो प्लेटफॉर्म है जहां आप आइए, अपनी क्षमता के अनुसार काम लीजिए और अपने बिहार में बच्चों के भविष्य के लिए वोट दीजिए, उनके भविष्य के लिए बेहतर काम कीजिए, तभी सुधार होगा। इसका 2 वर्ष से पैदल चल रहे हैं और आप कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी में कितना दिन कौन पैदल चला? किस समाज के पास लोग गए? उन्होंने आंदोलन किया, एक दल बना लिया और दल बनाकर कहा कि हम ये काम करेंगे। आप आम आदमी पार्टी का बात छोड़िए, देश में कोई भी उदाहरण ऐसा आपके पास हो जहां दल बनाने से पहले 2 वर्ष तक समाज में कोई पैदल चल के 1 करोड़ लोगों को, पहली ऐसी देश में पार्टी है जिसके संविधान को बनाने के लिए 1000 जगहों पर लोग बैठक कर रहे हैं। कौन बैठक कर रहा है? बिहार के चुने हुए माननीय अलग अलग 10 वर्ष विकास का पूरा कार्यक्रम बनाकर जारी करेंगे ताकि आप उसको पढ़िए और पढ़कर देखिए कि आपके पंचायत को विकसित पंचायत बनाने के लिए अगले 10 वर्ष में जन स्वराज की क्या योजना है। जब पढ़ लीजिए, समझ में आए तब जुड़िए, और न समझ में आए तो आपको तो आदत है जाति का ठंडा उठाने का, आपको आदत है नेता, आपको मतलब व्यक्ति नहीं, आपको आदत है हिंदू मुसलमान करने का, आपको मंदिर मस्जिद पर वोट देना है, आपको नाली गली पर वोट देना है, तो आपको पढ़ने का फुर्सत कहाँ है? यहाँ तो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी है, व्हाट्सएप पर देखे और उसी पर चाहते हैं दुनिया सुधर जाए। हम व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाले नहीं हैं। बिहार में ये ज्ञान की भूमि रही है, लेकिन ये दुर्भाग्य देखिए, यहाँ जो आदमी शर्ट के ऊपर गंजी पहन ले उसी को आप लोग नेता बताते हैं। जिस व्यक्ति को भाषा का विषय का ज्ञान ना हो उसको आप लोग बताते हैं जमीनी नेता। जो आदमी लंपट है, बदमाश है, कभी पास नहीं हुआ, कभी कुछ किया नहीं जीवन में, उसको आप लोगों ने नेता हम लोगों ने बना दिया। तो जब आप चोर चुहेड़ बालू माफिया शराब माफिया को नेता बनाइएगा तो आपके बच्चे को पढ़ाएगा कि उससे ड्रग्स बिचवाएगा। एक सवाल आप तो 10 वर्ष से अलग अलग दल को जिताए, तो अब क्या है जगह? आप पत्रकार कब बने? जब पढ़ लिख कर पत्रकारिता का डिग्री मिला तभी ना बने। तो हम तो भाई कोई मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री के लड़के हैं नहीं, हमारी काम ही हमारा पहचान है। आप यहाँ इतने बड़ी संख्या में आए हैं आज हमसे बात करने, इसलिए नहीं कि हम 2 वर्ष से पैदल चल रहे हैं, इसलिए कि आप जानते हैं कि 10 वर्ष में हमने जो काम किया है, हम लोगों को जिताते हराते रहे। अगर वो काम न किए होते तो आप यहाँ हमारा इंटरव्यू लेने आते नहीं आते। आपको एक उदाहरण देके बता रहा हूँ, शाहरुख खान का नाम आप सुने होंगे। शाहरुख खान को जब हीरो बनना था तो उन्होंने अपना करियर का शुरुआत किया, टीवी पर एक सीरियल आता था फौजी सर्कस, 2 सीरियल आता था, एक फौजी एक सर्कस। टीवी में सीरियल में काम किए, थोड़ी सफलता मिल गई तो बॉम्बे गए, वहां पर पिक्चर साइन किए। तो पिक्चर साइन किसका किए? जिस आदमी ने भी काम का उनको ऑफर दिया होगा, जो पिक्चर मिली उसको साइन किया, उसमें काम किया। 2-4 पिक्चर हिट हो गई तो उन्होंने कहा नहीं अब तो हम रोमांटिक अपने तरीके का पिक्चर बनाएंगे। वो सब पिक्चर भी हिट हो गया। तो फिर सरकार का सड़क बनाने का योजना हो या घर बनाने की योजना हो, कोई योजना हो, उसमें 10% से लेकर 40% तक बीसी कटना ही कटना है। उसकी खूब बढ़िया व्यवस्था है, काम हो ना हो या पैसा एकदम बढ़िया कटता है। ऊपर से जब पैसा रिलीज होता है वहीं से बना हुआ है कि कितना % दीजिएगा तो पैसा रिलीज होगा, कितना % दीजिएगा तो पैसा आपको नीचे मिलेगा। तो ये 3 शब्द
अधिकारियों का जंगल राज, सरकारी विभागों में फैला हुआ भ्रष्टाचार और सरकारी योजनाओं में काटे जाने वाला बीसी, इस सबसे ज्यादा हर गांव हर पंचायत में लोगों ने बताया। अब अंत में 3 उद्योग जो नीतीश कुमार के इस राज में अब खड़े हो गए हैं, जिसमें लोगों को मजबूरी में ही सही लेकिन कुछ काम धंधा करने का अवसर मिल रहा है। ये 3 उद्योग है अवैध शराब का कारोबार, बालू माफिया, और तीसरा यहाँ पर नया माफिया शुरू हुआ अनाज का, जिसकी चर्चा इतनी नहीं हो रही है। हर गांव में जहां हम लोग गए हैं 5, 7, 8, 10 बच्चे नए लड़के शराब के अवैध कारोबार में लगे हुए हैं। शराबबंदी के नाम पर शराब का दुकान बंद है और घर घर होम डिलीवरी चालू है। जो बड़े गरीबी जितना चाहते थे वो उस तरीके से नहीं हटा, तो क्या गरीबी हटाओ का कार्यक्रम रोक दिया जाएगा? नहीं। उस कार्यक्रम से जितनी सफलता मिलनी चाहिए कि वो नहीं मिली, तो गरीबी हटाने का कार्यक्रम और प्रयास तब तक जारी रहेगा जब तक कि गरीबी रहेगी। उसी तरह आरक्षण जो है वो तब तक होना चाहिए जब सामान्य वर्ग और जिन वर्गों को आरक्षण मिल रहा है उनकी सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक स्थिति करीब करीब बराबर न हो जाए। दूसरा सवाल है वर्गीकरण का। तो मैंने डंके की चोट पर कहा है, बिना किसी दबाव के, जन सुराज विचार के तौर पर वर्गीकरण के पक्ष में है। इन वर्गों को राजनीतिक जो आरक्षण मिल रहा है उनके अंदर अगर वर्गीकरण का कोई फॉर्मूला उन समाज के लोगों से बातचीत करके निकलता है तो उस समाज के व्यापक हित में है। ये बिहार में अभी चर्चा शुरू हुई है, देश के अन्य हिस्सों में ये लड़ाई बहुत पहले से चल रही है। आप आंध्रा में चलिए, वहां दलित समुदाय में 2 महत्वपूर्ण जाति हैं, माला और मडिगा। और माला लोग, ऐसा माना जाता है कि माला समाज के लोग थोड़ा आगे बढ़ गए हैं, तो मडिगा समाज के लोग कह रहे हैं कि भाई हमको अलग से आप विदिन अनुसूचित जाति रिजर्वेशन हमको अलग से दीजिए। एमबीसी के लिए रिजर्वेशन अलग से रहा है। बिहार में कर्पूरी ठाकुर जी ने एनेक्सर 1 की व्यवस्था करी है, तो ये कोई नई बात नहीं है। यूपीए की सरकार में भी रोहिणी कमेटी जो बनाई गई थी वो वर्गीकरण के लिए बनाई गई थी, सब क्लासिफिकेशन विदिन रिजर्वेशन। उसके बाद 2018-19 में मोदी जी ने उस कमेटी को संवैधानिक दर्जा भी दिया। अब उसका रिपोर्ट आने दीजिए, लेकिन विचार के तौर पर ये ठीक है, क्योंकि ओबीसी समाज या ईबीसी समाज या एससी समाज, ये बहुत बड़ी संख्या में इसमें लोग हैं और वो आप सबको बराबर नहीं कर सकते। उसमें भी कुछ लोग बहुत पीछे है, कोई बहुत ऊपर है, तो सब क्लासिफिकेशन के हम लोग पक्ष में ना होंगे। 2 तारीख को होगा, दल बनेगा, तो देखिएगा कि प्रशांत किशोर इसके नेता नहीं बनेंगे। प्रशांत किशोर पहले भी 2 वर्ष पैदल चल रहे थे और 2 अक्टूबर के बाद भी पैदल ही चलते हैं। आप कहिएगा तो भाजपा के डर से दे रहा है। अरे भाई, सिर्फ जाति एक बड़ी सच्चाई है, लेकिन एकमात्र सच्चाई नहीं है। ये भ्रम मत फैलाइए। ये बिहार में एक आंकड़ा दे रहा हूं कि क्यों भ्रम फैलाया गया। ये जो भ्रम फैलाया गया है कि बिहार में अगर आपको राजनीति करनी है तो आपके पास जाति होनी चाहिए, बाहुबल होना चाहिए, आपके पास पैसा होना चाहिए। ये भ्रम क्यों फैलाया गया, पहले ये समझ लीजिए। बिहार के अगर जितने लोग सांसद और विधायक पिछले 30 वर्ष में बने हैं, चाहे जिस दल से बना, उसका सूची बनाइएगा तो आपको पता चलेगा कि 1200-1250 परिवार का आदमी ही यहाँ पर सांसद विधायक बना है। सिर्फ 1200-1250 परिवार का है। मैं उदाहरण देके आपको समझाऊंगा तब बुझाएगा। अभी डिप्टी सीएम है आपके सम्राट चौधरी जी। सम्राट चौधरी किसके लड़के हैं? शकुनी चौधरी जी के। जब इस राज्य में कांग्रेस का शासन था तो शकुनी चौधरी जी कांग्रेस के उस शासन में विधायक और मंत्री थे। लोगों ने कांग्रेस को हटाया, लालू जी को राज दिया, तो लालू जी के भी राज में शकुनी चौधरी विधायक और मंत्री थे। लोगों ने लालू जी के जनरल राज को हटाया, नीतीश को लाया, तो नीतीश के भी सरकार में शकुनी चौधरी जी विधायक और मंत्री बन गए। लोगों ने नीतीश को हटाया, मांझी जी को बनाया, तो मांझी जी के भी सरकार में शकुनी चौधरी विधायक और मंत्री बने। और आज अभी भाजपा का थोड़ा दम बढ़ा है तो उसको भी कोई दूसरा कुशवाहा नहीं मिला, उसको भी शकुनी चौधरी का बेटा ही मिला है। ये परिवार आपके पास नहीं होगा, लेकिन आप अपने कैमूर के हर विधानसभा क्षेत्र को देख लीजिए, 4-5 परिवार ही शासन कर रहे हैं। दल बदलता रहेगा लेकिन वही परिवार का लड़का करेगा। जन सुराज उसी को तोड़ने का प्रयास है। और यही लोग ये फैला दिया है
कि अगर आपकी जाति की संख्या नहीं है तो आप चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। आप बताइए नीतीश कुमार की जाति का कितना लोग रहता है बिहार में? आप बहुत जाति पर रिसर्च किए हैं, तो बताइए नीतीश कुमार के जाति के कितने लोग रहते हैं बिहार में? कैसे 19 साल से मुख्यमंत्री हैं? लालू जी के जाति के कितने लोग रहते हैं बिहार में? वो 15% 17% से बिहार के राजा बन जाइएगा। साउथ में हम तो अभी बिहार का बात कर रहे हैं, आप दिमाग कहाँ रखे हैं? हम बिहार के ही संदर्भ में आपसे आप हम लोग को आंध्रा ले गए। हम आपको बिहार में समझाते हैं, आपको ज्यादा ज्ञान है राजनीति का। अरे सुनिए ना भाई, आप गुस्सा है ज्यादा। आपको पता नहीं, आप पत्रकारिता अभी नया शुरू किए हैं, देश भर के पत्रकारों से डील करते हैं, गुस्सा नहीं है। आप सुनिए, आप समझिए पहले बात। एक तो आप गलत बात अपने दिमाग में बैठाए हुए हैं और समाज को दिग्भ्रमित कर रहे हैं बिना किसी आंकड़े के, बिना किसी प्रमाण के। आपने कहा कि आप साउथ लेके चलो बिहार में आइए। बिहार में 1984 में कांग्रेस को बहुत बड़ी सफलता मिली। आपसे पूछेंगे भैया यहाँ कांग्रेस कैसे जीत गई, आपके जैसे पत्रकार ज्ञानी बताएंगे कि उस समय इंदिरा जी का मृत्यु हुआ था तो सहानुभूति का लहर था, तो इसलिए कांग्रेस जीत गई। फिर पूछेंगे 1989 में यहाँ बीपी सिंह कैसे जीत गए? राजपूत समाज के तो बहुत लोग बिहार में नहीं हैं, तो आप कहिएगा कि ना भैया वो बीपी सिंह को कहाँ वोट पड़ा, तो बोफोर्स का बड़ा मुद्दा था इसलिए जीत गए। फिर पूछेंगे 2014 में क्या हुआ, मोदी जी कैसे जीत गए बिहार में, तो आप बताइएगा कि भैया वो तो मोदी जी का लहर बहुत बड़ा बन गया था इसलिए जीत गए। फिर पूछेंगे 2019 में क्या हुआ, जो हो गया उसके बाद से सब लोग जाकर राष्ट्रवाद के नाम पर वोट दे दिया भाजपा को। ये चारों उदाहरणों को लिख लीजिए कागज पर। 1984 एक घटना है, किसी नेता की, एक बड़े व्यक्ति की मृत्यु और उस मृत्यु से उपजी हुई सहानुभूति की लहर। 1989 एक मुद्दा है बोफोर्स भ्रष्टाचार और उसकी वजह से बनी हुई लहर। 2014 एक व्यक्ति है मोदी, उसकी बनाई हुई लहर। 2019 राष्ट्रवाद एक विचारधारा से जुड़ा हुआ मुद्दा है, राष्ट्रीय सुरक्षा, उससे बनी हुई लहर। आगे क्या होगा छोड़ दीजिए, ये जो पीछे हुआ है वो आपको गिनवा रहे हैं। ये चारों चीज आपको क्या बता रहा है? अगर को कैप्चर कर ले तो समाज में ये ताकत है कि वो जातियों से ऊपर उठकर वोट करता रहा है। आगे करेगा कि नहीं, करता रहा है। अब आप में से कुछ पत्रकार ये कहेंगे कि अभी पीछे आप साउथ बोल रहे थे, अब लोकसभा का बोले थे, आप विधानसभा का सुनिए। विधानसभा का उदाहरण सुन लीजिए। उस समय एनडीए को नीतीश कुमार के नेतृत्व में 206 सीट मिला। तब मोदी जी इतने बड़े फैक्टर नहीं थे बिहार में, भाजपा का इतना दम नहीं था, इसके बावजूद उस एनडीए को 206 सीट मिला था। वही एनडीए फिर चुनाव लड़ा 2020 में। इस बार नीतीश के साथ साथ नरेंद्र मोदी भी थे, अमित शाह भी थे, भाजपा की बढ़ी हुई ताकत भी थी। सामने से कौन था? लालू जी ने उसको सुना नहीं सुना था। तो हमने उनको कहीं कहा कि आपको कांग्रेस ने ठगा कि लालू ने ठगा? हमने उल्टी बात कही। हमने ये कहा कि आपको कांग्रेस ने नहीं ठगा, आपको लालू जी ने नहीं ठगा, आपको किसी दल ने नहीं ठगा। आप इसलिए इस बदहाली में हैं क्योंकि आपके कुरान में ये बताया गया है, पैगंबर साहब ने बताया है कि अगर जिस कौम को अपने रहनुमाओं की समझ नहीं होगी उसके ऊपर जालिम हुक्मरानों को मुसल्लत कर दिया जाएगा। तो अगर आज का हुक्मरान, आज का शासक आपको जालिम दिख रहा है तो जो बात पैगंबर साहब ने बताई है उसको पढ़ो। पैगंबर साहब की बात बताई गई है तो वो गलत तो हो नहीं सकती है। तो अगर आप गलत लोगों को रहनुमा बनाओगे, किसी को हराने के लिए चोर बदमाश डकैत को वोट दोगे तो आपके ऊपर जालिम हुक्मरान तो आएंगे ही आएंगे। आप पहले हम लोग कहे तो सुने नहीं। देखिए, बिहार के समाज में बहुत विद्वता है, लेकिन यहाँ का जो सामाजिक राजनीतिक ताना बाना है, अब बुरा नहीं मानिएगा, चाहे पत्रकार हो कि पॉलिटिशियन हो, ये आप लोग भी पढ़ और रोज सीखने का प्रयास कर रहे हैं। सब जानने समझने के बाद भी गांव-गांव जाकर हाथ जोड़कर लोगों से पूछ रहे हैं कि तुम्हारी दुर्दशा क्यों है। हमने आपको शुरुआत में बताया कि पलायन बेरोजगारी के बारे में जो हमारी समझ थी, जब 5300 गांव में पैदल गए तो वो समझ में बेहतरी हुई है। आप कुछ सीखिएगा नहीं, प्रयास कीजिएगा नहीं, बैठे हुए हैं समझ रहे हैं कि हम ही बहुत बड़े विद्वान हैं। प्रशांत किशोर को सफलता इसलिए मिली है 10 वर्ष में कि रात दिन सीखने की प्रवृत्ति है।
गुस्सा नहीं रहे हैं, गुस्सा इस बात से रहे हैं कि जिस समाज में इतने विद्वान लोग हैं वहां का पत्रकार भी ये नहीं पूछता है, इतने पत्रकार हैं कि भाई पूंजी का पलायन भी कोई विषय है क्या, सीडी रेशियो भी कोई चीज है, ये आपने कभी पूछा? कोई फाइनेंस मिनिस्टर मुख्यमंत्री ने बताया कि ये क्या होता है सीडी रेशियो, कि बैंक यहां से 26 लाख करोड़ रुपया भेजा है, आप फाइनेंस मिनिस्टर को बुला के पूछे क्या ये होता क्या, ये क्या होता है, सीडी रेशियो क्या होता है? तो जब ये आपकी भी जिम्मेवारी है ना भाई, आप यहाँ नेता भी लंपटाई बतियाता है और पत्रकार भी वही पूछ रहा है, जनता भी वही सुनना चाहती है। खाली लंपटाई की बात मत कीजिए, आपने सवाल पूछा, हम आधा घंटा आपको समझाएंगे, तब जैसे जो हमने बोला उसको काटिए, हम बिल्कुल आपकी बात मान लेंगे।